इसमें दे रखा है म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U दो प्रोटॉन्स के बीच की दे रखी है 2.5 इंटू 10⁵ EV। EV का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी कहाँ से आया? एक्चुअली एनर्जी है जो आपने रिलेशन निकाला था ना, W इज इक्वल टू क्यू वी, एक रिलेशन निकाला था आपने, ये कहाँ से आया याद करो, B बराबर W अपॉन क्यू से। फिर लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का चार्ज कितना होता है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है जी, E होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ई वी, क्या हो जाएगा W इक्वल टू ई वी, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, V मतलब वोल्ट, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, जो कि वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, तो वो कैसे होगा, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि जी 1 ईवी कितने जूल के बराबर होता है, तो आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी करिए इस क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको यू दे रखा है, ठीक है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो होता है ई के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है माइनस में, और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है प्लस में, वैल्यू बराबर होती है। अब लिखेंगे एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एक, दूसरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन दूसरा, डिवाइड बाई दोनों बीच की डिस्टेंस। यू कितना दे रखा है, अभी दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, दो बार लिखना है स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये क्वेश्चन था बस। तो देखो जरा करते हैं, 1.6 यहाँ आ रहा है, 1.6 यहाँ आ रहा है, देखो है ना, तो ये कट जाएगा, तो उसका स्क्वायर ओपन करेंगे 10 पावर ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये एक बार वैल्यू कट गई 9 इंटू 10⁻9, स्क्वायर कट जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगी बस। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.6 इंटू 9 कितना होता है 14.4, 9 और -19 कितनी बची -10 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻5 सर आ रही, तो ये अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, अगर ये 6 और होता 25 के 150 होगा, ठीक है 25, अगर 150 होता तो 6 लिखते ना इसको, तो ये एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा बेटा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, 6 से थोड़ा कम आएगा। ठीक भैया 2.4 इंटू 10⁵ है, 2.4 है वो, तो उससे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा हमने 2.5 लिख दिया है यहाँ पर, अच्छा 2.5 ठीक, 2.4 है बेटा, 2.4 2.4 2.4 2.4, फिर तो एग्जैक्टली 6 आई जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया कुछ नहीं वाला, देख लो जरा समझा देना। हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल ये कैसे पता चला ये डाइपोल है, देखो एक तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो देखो सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना ही काफी नहीं होता, ये जरूरी है, लेकिन दूसरी चीज जो चेक की जाती है ना कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻3, ये जो डिस्टेंस है दैट इज अ 2L, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2L 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, और एक डिस्टेंस होती है R। उसने पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 फ्रॉम द डाइपोल ऑन ब्रॉड ऑन साइड, डाइपोल यहाँ हो गया और ब्रॉड ऑन साइड ये वाली होती है, यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट होगा जो इससे कितनी डिस्टेंस पर है 0.6 मीटर पे, तो ये चेक किया जाता है कि इफ R is much greater than as compared to 12 then this is dipole। आप कहिए कितना बड़ा होना चाहिए, अप्रोक्स 100 टाइम्स तो होना ही चाहिए ना, तो चेक करके देखो R आपका 0.6 है यानी 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻3, तो 100 टाइम्स से ज्यादा है नहीं है R आपका, तब आप कह सकते हो हाँ जी डाइपोल है। अब डाइपोल है तो डाइपोल का फॉर्मूला लगाओ, तो पहला पार्ट में पूछा उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, है ना, ब्रॉड ऑन को इक्वेटोरियल तो बोलते हैं,
इक्वेटोरियल लाइन, तो आपको डायरेक्टली याद होगा कि वो 0 आता था, याद है, भूल गए? इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या आता था? ये याद है। 0 आता था। और उसने कहा कि अगर आप इस डायपोल को 90 डिग्री से घुमा दे रहे हो, तो 90 डिग्री से घुमाओगे तो ये +3 यहाँ आ जाएगा और -3 यहाँ पहुंच गया। अब ये सेम क्वेश्चन वही है, अभी बताओ ये कौन सा बन गया? आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री this dipole setup, और या this point now becomes axial line of dipole। अब अगर ये एक्सियल लाइन पे आ गया तो एक्सियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? V इक्वल्स टू ZP/r²। Z की वैल्यू P डायपोल होता है Q इंटू 2L और R डिस्टेंस होगी जो कि 0.6 है अभी भी स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज कितना दे रखा हमें? 3 माइक्रो कूलम और दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मिलीमीटर। अपॉन में 0.6 का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 3 × 9 9 से 4 बार कट गया, 9/4 इंटू -3 ये खत्म हो गई, -2 पर जाएगा +2 2.25 225 वोल्ट। चेक कर लो जरा, समझ में आएगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूलर डायपोल व्हेन इट प्ले अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो डायपोल है, दिस योर -q और दिस योर +q, है ना, ये आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और इस टाइम पे जो इस पे टॉर्क लग रहा है एट दिस टाइम, जो टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है, गिवन टाउ इज इक्वल्स टू 2.65 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में, हालांकि इसने ना पूरी बात नहीं बोली, इसने खाली इक्विलिब्रियम बोला है। अब इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन होती थी, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो जब भी वो ये कहेगा कि सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो आप उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बात करेंगे ना, तो आप लिखेंगे एनर्जी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम U0 डिग्री दैट इज -PE। ये तो होती थी, अरे याद करो, ये तो लिखा था। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें PE चाहिए और हमें टाउ दे रखा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज गिवन टाउ इज इक्वल्स टू 2.65 इंटू 10⁻⁻6 और टाउ की खुद की वैल्यू क्या होती थी? PE sin थीटा। याद है, भूल गए? द वैल्यू ऑफ टॉर्क PE sin थीटा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए PE की, और थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 2.65 इंटू 10⁻⁻26 इज इक्वल टू PE sin 30 दैट इज 1/2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो PE कितना आ जाएगा आपके पास? 2 to the 4 5.30 इंटू 10⁻⁻26। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरा PE इतना ही हुआ था। इतना ही हुआ था, ठीक है। Yes, तो ये, sir. और जबकि एनर्जी कितनी होगी? माइनस में, तो हमारा आंसर U@0, ये अमाउंट किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि वो तो PE की वैल्यू निकल के आई ना, माइनस। एक आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा उसने पूछा, उसमें पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट क्या पूछा उसने? वर्क डन इन नीडेड टू रोटेट इट फ्रॉम पैरेलल टू द एंटी पैरेलल। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? वर्क डन का फॉर्मूला होता था PE1 - cos थीटा, है ना। तो जब आप पैरेलल है, व्हेन पैरेलल मतलब थीटा 0, और जब थीटा 0 होगा तब वर्क डन कितना आएगा? 0, क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 - 1 करेंगे 0। यानी कि पैरेलल, यानी इस वाली सिचुएशन में यहाँ पर है तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो अपना यहाँ मस्त पड़ा रहेगा। जब इसको आप एंटी पैरेलल लेके जाओगे, व्हेन एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल में बेटा कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब ये है ना, ये जो प्लस वाला था
ये यहाँ आ जाए और माइनस वाला यहाँ आ जाए, तो कितना घूमेगा ये? 180 डिग्री घूमेगा, नहीं घूमेगा? तो थीटा जैसी 180 घुमाओगे तो cos 180 होता -1, तो वर्क डन हो जाएगा आपका PE 1 माइनस -1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PE, यानी कि हमें PE के डबल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वर्क डन की, PE के डबल अमाउंट की। और PE की वैल्यू कितनी आ रही है यार? ये तो आंसर क्या आ गया दूसरे पार्ट का? 2 टाइम्स ऑफ 5.3 into 10⁻⁻26, then required work is 10.6 into 10⁻⁻26। समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आया? यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनको कुछ वेलोसिटी देके एक दूसरे की तरफ छोड़ दिया गया है 10⁻6, तो उनके बीच की क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, यानी कि ये कम से कम कितना पास आएंगे, क्योंकि ये ऐसे है कि देखो एक दूसरे में रिपल्शन हो रहा है, ये इसको इधर फोर्स दे रहा है, ये इसको इधर फोर्स दे रहा है, तो ये पास आके मिनिमम रुक जाएंगे, अब इससे पास ये आ ही नहीं सकते, है ना? तो ये इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी R0। इसके बाद यहाँ पर आते आते इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और इसकी भी क्या हो जाएगी? 0। तो इसके बाद ये क्या हो जाएंगे? वापस लौट जाएंगे। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितना पास ये आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्राई कर रहे हो इसको?